शादी, विवाह, मैरिज, बड़ा ही सुंदर और प्यारा शब्द हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी आता ही है, घटता ही है। और हर आदमी, हर औरत चाहती है कि उसकी जिंदगी में ये प्यारा सा शब्द आए और उसकी ख्वाबों का राजकुमार और राजकुमारी उनकी जिंदगी में आए और वो एक मुकाम पे पहुंच जाए। आज से कुछ साल पहले, यानी अर्ली 20th सेंचुरी में छोटे छोटे बच्चों की शादियां होती थी। उन्हें सोचने का, समझने का, किसके साथ शादी हो रही है, किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ शादी नहीं करनी है, की समझ नहीं होती थी। पेरेंट्स जो फाइनल करते थे उसकी शादी उनके साथ कर दी जाती थी। बट आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मैच्योर होते हैं, तब उनकी शादी होती है, उनकी पसंद की शादी होती है। उनको सोचने समझने का वक्त मिलता है और वो अपने सपनों की राजकुमारी और अपने सपनों का राजकुमार को पसंद करते हैं। पेरेंट्स का भी अहम रोल रहता है। पेरेंट्स भी काफी उत्सुक होते हैं अपने बच्चों की शादी करने के लिए। ये तो हुई एक इंट्रोडक्टरी बातें जो हर कोई जानता है, हर कोई समझता है। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का कुछ अलग ही मकसद है शादी को लेके। मैंने कुछ एक अनुभव किए हैं कि आजकल की लड़के और लड़के के पेरेंट्स, लड़की के पेरेंट्स आपस में दोनों जो चाहते हैं वो एक विरोधाभास की स्थिति बन जाती है। मैं कुछ एक चीजें, कुछ एक पॉइंट पे रोशनी डालता हूं। लड़की, ब्राइड, दुल्हन को कैसा पति चाहिए, कैसा लड़का चाहिए, वहीं लड़की के माता पिता को लड़की के लिए कैसा ससुराल चाहिए, उसके बारे में उन लोगों का अपना एक विचार होता है। लड़की और लड़के के पेरेंट्स चाहते हैं कि लड़की को एक ऐसा ससुराल मिले जो हर तरफ से संपन्न हो, पैसे वाले हो, लड़का सुंदर हो, सुशील हो, समझदार हो, किसी भी तरह की ऐब न हो लड़के में। ऐब से मतलब वो कोई शराब पीने वाला न हो, उसे किसी तरह का नशा न हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छा कमाने वाला हो। उसके साथ में लड़की के पेरेंट्स और लड़की दोनों जनरली चाहते हैं कि लड़के का कोई भाई बहन न हो सके जहां तक उनके पापा मम्मी, लड़के के पापा मम्मी, लड़के के पेरेंट्स भी लड़के के साथ में नहीं रह रहे हो, लड़का इंडिपेंडेंट हो। ऐसा लड़का मिले लड़की को जो हर महीने 2 महीने बाद में उसे घुमाने के लिए लेके जाए, हर वीकेंड में उसे होटल, रेस्टोरेंट, पार्टी में लेके जाए। और लड़की भी यही चाहती है कि उसे ऐसा पति मिले जो हर उसकी बात माने। ससुराल ऐसा मिले कि कोई रोक टोक न हो, जब चाहे तब उठे, जब चाहे तब सोए,
सुबह ब्रेकफास्ट से लेके, बेड टी से लेके, रात में डिनर और रात की दूध तक उसे किचन का मुंह नहीं देखना पड़े, सब कुछ उसको रेडीमेड मिल जाए। वाह, कैसा ससुराल, सुंदर ससुराल। हर लड़की यही ख्वाब देखती है और ऐसा घर चाहती है। इसके अलावा लड़की के पेरेंट्स भी चाहते हैं कि लड़के के कोई रिलेटिव न हो, रिलेटिव माने भाई बहन न हो, क्योंकि भाई होगा तो प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी होगी, प्रॉपर्टी का डिविडेशन होगा। बहन होगी, यदि शादीशुदा नहीं है तो उसकी शादी का बोझा, उसकी शादी का जिम्मेवारी मेरी लड़की को भी साथ में उठानी पड़ेगी, उसमें भी कुछ खर्च होगा। और यदि लड़की की शादी हो चुकी है तो उसके बाद की जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। इसलिए जहां तक हो उनकी कोशिश यही रहती है कि एक ऐसा ससुराल, एक ऐसा रिश्ता देखा जाए जहां लड़की की इकलौता लड़का हो। अच्छी सोच है। मैं नहीं जानता, लेकिन आजकल के प्रचलन में, सुनने में, जब भी किसी कोई लड़के लड़की की बात आती है देखने में, तो हर लड़की वालों की जनरली यही रहती है कि ऐसा लड़का मिल जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी तो सबकी अपनी तकदीर की बात है। वहीं लड़के वाले क्या चाहते हैं कि बहू, एक ऐसी बहू मिले जो पारिवारिक हो, पढ़ी लिखी हो, सुशील हो, सुंदर हो, घर का हर काम जाने। पहले दिन से ही शादी हो गया तो ही घर के काम काज में हाथ बटाना शुरू करे, सास का कहना माने, सास ससुर की सेवा करे, भाई बहन रिश्तेदार सबका सम्मान करे, और हो सके जहां तक अपनी ख्वाहिशें लेके न आए। मुझे घूमने जाना है, मुझे फिरने जाना है, मुझे वीकेंड पे जाना है, ये सब ससुराल वालों की इच्छा से हो। बहू की इच्छा इसमें न हो कि नहीं, मुझे तो 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया घूमने जाना है। और लड़का अपनी होने वाली दुल्हन की या अपनी बीबी की बात न सुने, उसका कहना उतना ही माने जितना जरूरी है। घर के हर किसी चीज में उसकी इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाए। लड़का हर हमेशा मम्मी पापा का पहले जैसा, शादी से पहले जैसा था वैसा ही मम्मी पापा की तरफ देखते रहे, सोचते रहे, समझते रहे, हर बात पापा मम्मी की माने। ऐसा कहीं भी फीलिंग ना हो कि अब लड़का किसी का हस्बैंड है, लड़का किसी का जीवन साथी है तो उसे उसकी भी सुननी है। इसके अलावा हर घर वाले, हर लड़के वाले ये चाहते हैं कि उनका लड़की का जो घर हो वो शादी के टाइम में अच्छा खर्चा करे, अच्छा दान दहेज दे और अच्छी उनकी मान सम्मान करे। ये कैसी स्थिति है कि लड़की वाले जो चाहते हैं वो लड़के वाला नहीं चाहता, लड़के वाला जो चाहता है वो लड़की वाले नहीं चाहते। ये एक विरोधाभास की स्थिति बन गई है। तो इस हालत में लड़कियों को लड़का मिलना और लड़कियों को लड़के को लड़कियां मिलना बहुत ही मुश्किल होते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। आजकल अच्छा परिवार, अच्छा लड़का ये नहीं देखा जाता है। परिवार में कितने सदस्य है, लड़के का अपना घर है कि नहीं है, लड़का अच्छा कमाता है कि नहीं कमाता है, लड़के का बंगलो है कि नहीं है, लड़के के पास गाड़ी है कि नहीं है, ये सब देखा जाता है। यह नहीं देखा जाता है कि लड़का संस्कारी कितना है, लड़के का परिवार कैसा है, लड़के का परिवार अच्छा है कि नहीं है। ये सेकेंडरी बातें हो गई। प्राइमरी बातें आजकल पैसों को देखा जाने लगा है, ताकि लड़की को काम नहीं करना पड़े, वो घर में जाकर के रानी महारानियों की तरह अपनी जिंदगी बिता सके। इसके अलावा आजकल एक नई डिमांड और आई है
कि हमारी लड़की तो जींस पैंट पहनेगी, हमारी लड़की साड़ी नहीं पहनेगी। वही ससुराल वाले चाहते हैं कि लड़की साड़ी पहने, हो सके तो घूंघट में रहे, लड़की एक माने जो पारिवारिक वेशभूषा में रहे, कम से कम घर में जींस पैंट टॉप स्कर्ट छोटे कपड़े न पहने, बहू बहू की जैसे रहे। वही लड़की वालों की रहती है कि नहीं, हमारी लड़की तो जैसे हमारे घर में रह रही है वैसे ही ससुराल में रहे, वो चाहे स्कर्ट पहने, चाहे टॉप पहने, चाहे छोटे कपड़े पहने, ससुराल वालों को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो दोनों के बीच में एक अजीब टाइप की खिंचाव की स्थिति बनी रहती है और कहीं ना कहीं जाकर के ये बाद में एक खिंचाव का रूप लेती है। खैर, मैं आज इस खिंचाव के बारे में नहीं जा रहा, मेरा वीडियो बनाने का कुछ और ही मकसद है। ये मैंने बताई आजकल की शादी के बारे में, दूल्हा दुल्हन लड़का लड़की को आपस में पसंद करने का जो स्टाइल है, जो तौर तरीके हैं, उसके बारे में। मैं नहीं कहता 100% ऐसे होती है, लेकिन मिलते तो वही है जो तकदीर में लिखे होते हैं, लेकिन चाहत ऐसी होती है, चाहत यही रखते हैं। हर किसी लड़की को राजकुमार जैसा लड़का नहीं मिलता, हर लड़की को वो उसके सपनों का घर नहीं मिलता, ससुराल नहीं मिलता। वही हर लड़के को राजकुमारी नहीं मिलती और उसको वैसा लड़की नहीं मिलती जैसी उसने सपनों में देखी है। ये एक स्वप्न दुनिया होती है, असल में दुनिया कुछ और होती है, अलग होती है। तो मैंने ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी चीजें बताई कि आजकल ऐसा परिवार और ऐसा चीज देखी जा रही है जो कुछ हद तक मेरे समझ में सही नहीं है। न तो लड़के वालों को इतनी लड़की वालों से इतनी अपेक्षा करनी चाहिए, न लड़की वालों को लड़कों के बारे में इतना सोच करके इस टाइप की अपेक्षा करनी चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है। शादी तो वही होती है जहां ऊपर वाला लिख के भेजता है, यह शास्त्रों में कहा गया है। अब मैं आता हूं कि आजकल शादी किस तरह की हो रही है। दोनों लड़का लड़की का मिलन हो गया, देखने की रस्में पूरी हो गई, पसंद कर लिया। अब पसंद करने के बाद में शादी, प्री वेडिंग शूटिंग, प्री वेडिंग फोटोग्राफी, उसके बाद में शादी के लिए इवेंट मैनेजर, इवेंट वालों को खोजा जाता है। इवेंट वालों के बाद में शादी होटल में होगी ना रिजॉर्ट में होगी, जिसकी जैसी सहूलियत वैसा। उसके बाद में डेकोरेशन के बाद में पार्टी में क्या क्या बनेगा, 2 पार्टियां होगी, 3 पार्टियां होगी, 4 पार्टियां होगी, क्योंकि आजकल पार्टियां भी तो अलग अलग हो गई। बैचलर पार्टी, बीच पार्टी, पूल पार्टी, शादी के पहले जो गीत सम्मेलन, शादी के बाद में रिसेप्शन, अलग अलग पार्टियां, 4-5 तरह की पार्टियां। जिसकी जैसा घर, जिसको जो खर्चा करने का मन, उस टाइप से वो खर्चा करता है, जितना चाहे उतना खर्चा करता है। एक एक शादी में सुनने में आता है करोड़ करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है। जो जनरल, जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो लोग शादी हर आदमी अपनी पहुंच से बाहर करता है। भले ही मिडिल क्लास तो ऐसे हो गए हैं कि जनरली वो कर्जा करके शादी करती है, जो शादी के बाद में भुगतते रहते हैं, भुगताते रहते हैं। मेरी समझ में ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी के लिए इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? शादी है, हम अपनी कैपेसिटी के भीतर में, मैं ये नहीं कहता कि शादी में खर्चा नहीं करना है, मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि शादी अपनी, जो अपनी कैपेसिटी है, जितनी अपनी अर्निंग है, जितनी अपनी सेविंग्स है, जिस लेवल में जाके हम अपनी शादी कर सकते हैं, शादी में यदि उतना ही खर्चा करके शादी किया जाए तो क्या बुरा है? लड़के वालों को भी इतनी अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए लड़की से कि लड़की ये लेके आएगी, लड़की के घर वाले ये देंगे, वो देंगे। ये तो गलत है कहीं ना कहीं। उन्होंने अपनी लड़की 20 साल
18 साल 25 साल की लड़की, एक जवान लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, उनके आपके घर के लिए एक लक्ष्मी दे रहे हैं, और आप उससे क्या चाहते हैं, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? मेरे से यदि कोई पूछा जाए, मेरा पर्सनल व्यू किसी ने पूछा जाए, यदि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन कोई पूछे, या मेरा पर्सनल ओपिनियन जो बनता है इस बारे में, मैं तो कहूंगा जो आज तक समाज में हुआ नहीं है। शायद लोग कहेंगे कैसी उल्टी बात बोलता है ये, लेकिन मेरी समझ में तो लड़की वालों को कुछ देना चाहिए, लड़की वालों की डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि वो तो लड़के वालों को एक ऐसी सुंदर सुशील, उनके घर संभालने के लिए, उनका परिवार का नाम रोशन करने के लिए, उनका परिवार चलाने के लिए, उनका सांसारिक जीवन चलाने के लिए एक सुशील कन्या दे रहे हैं, एक उनके घर की लक्ष्मी दे रहे हैं, अपने घर की लक्ष्मी को उनके घर में दे रहे हैं, जो आपके परिवार को संभालेगी, जो आपके बेटे को संभालेगी। और हम चाहते हैं कि लड़की लक्ष्मी भी आए और उसके साथ में वो कुछ लेके भी आए। कहीं ना कहीं आप सोच के देखिए, ये गलत तो नहीं है? एक प्रथा ये जो पुराने जमाने से चली आ रही है प्रथा, ये कहीं गलत तो नहीं है? क्या हम इस प्रथा को चेंज नहीं कर सकते? क्या हम ये नहीं कर सकते कि नहीं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो एक सुंदर सुशील अच्छी लड़की जो हमारे परिवार, जो हमारे बेटे को, जो हमारे परिवार में आकर के एडजस्ट हो सके, हमें तो ऐसी एक सुंदर सुशील अच्छी लड़की चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन शायद ऐसा हो नहीं रहा है। लड़के वालों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। इसी एक्सपेक्टेशन के लिए लड़की वाले बेचारे, यदि जो मिडिल क्लास है वो हो सकता है उधार लेके आए, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी बेच के शादी कर रहे हो, या हो सकता है कर्जा लेके कर रहे हो। ऐसा क्यों? मैं तो कहूंगा कोई भी शादी कर्जा लेके नहीं करनी चाहिए, लोन लेके नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैरिज लोन वगैरह कुछ कुछ बैंकें देती है सब, लेकिन ये सब लेना गलत है कहीं ना कहीं। क्यों मैरिज लोन लेना? क्यों शादी के लिए कोई प्रॉपर्टी को बेचना? लड़का और लड़की की शादी करनी है, हम अपनी जितनी हमारी कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी में हम शादी करें तो कितना अच्छा है। क्या जरूरी है हमें ये देख करके कि नहीं हमें तो पूल पार्टी करनी है, हमें तो प्री वेडिंग शूटिंग करनी है, हमें तो फोटोग्राफी में इतना खर्चा करना ही है, हमें तो 5 पार्टियां करनी ही है, एक एक पार्टी में 100 टाइप की डिशेज बनानी है, 50 टाइप की डिशेज बनानी है, हाइटी इतनी हाई फाई होनी है, इसके बाद में मेन कोर्स में इतनी आइटम होनी है। मेरे हिसाब से तो कोई जरूरी नहीं है, बाकी सबकी अपनी इच्छा। क्या हम इस शादी को थोड़ा सा दूसरा रूप नहीं दे सकते हैं? क्या हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम इतना खर्चा नहीं करेंगे, हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार खर्चा करेंगे? मेरे दिमाग में तो कुछ अलग ही चीज चलती है। मैं तो आपने देखा होगा शुरू दिन से डिवोर्स के अगेंस्ट में हूं। शुरू दिन से आप जब से मेरा वीडियो देख रहे होंगे, जो जो शुरू से देख रहे होंगे, नहीं देखे हैं तो देखिए, मैं हमेशा से एक अलग ही किस्म के, अलग ही चीज के फेवर में जा रहा हूं। उसी टाइप से आज मेरे दिमाग में कुछ एक अलग ही टाइप की शादी का ख्याल आया। क्या हम शादी ऐसी नहीं कर सकते हैं? क्या शादी ऐसी करनी पॉसिबल है? मेरे हिसाब से तो है, कर सकते हैं। आपने शादी के लिए एक खर्चा तय किया, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, मैं नहीं जानता कितना, 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, जो भी किया। मैं तो कहूंगा जितना मिनिमम खर्चे में अपनी कैपेसिटी के भीतर में शादी कर सकते हैं, उसमें शादी करनी चाहिए। हमें दिखावा करने की क्या जरूरत पड़ी है? हम किन गेस्टों को बुलाते हैं? एक एक पार्टी में 1000, 1500, 2,000 गेस्ट होते हैं। सोचने की चीज है। एक एक डिश 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 की एक एक प्लेट होती है शादी में। अजीब चीज है। इतना डेकोरेशन होता है एक दिन के लिए, लाखों रुपये डेकोरेशन पे खर्च कर दिए जाते हैं, लाखों रुपये फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पे खर्च हो जाते हैं। क्या हम इनको बचा नहीं सकते? क्या हम इसको सेव नहीं कर सकते?
क्या हम ये शादी का स्वरूप चेंज कर नहीं कर सकते? मैं नहीं कहता शादी में खर्चा मत कीजिए, मैं नहीं कहता कि शादी मत कीजिए मतलब शादी में ये पार्टियां मत कीजिए, वो मत कीजिए। क्या हम 1 या 2 पार्टी में शादी नहीं कर सकते? 1 नंबर। 2 नंबर में यदि हम शादी को थोड़ा सा चेंज करें तो कैसा रहेगा? आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा सुझाव है, मेरा अपना विचार है कि सपोज कीजिए हमने शादी के में 10 लाख रुपया खर्चा करने का डिसीजन लिया, पार्टी, फंक्शन, वीडियोग्राफी, इवेंट मैनेजमेंट और क्या क्या जो भी होता है। हम क्या इसमें से अपनी इच्छा अनुसार 10%, 20%, 25% कम नहीं कर सकते? कम करने का मतलब ये नहीं कि आप खर्चा मत कीजिए, खर्चा कीजिएगा, लेकिन मैं खर्चा करने का दूसरा ही तरीका सोच रहा हूं। शायद ऐसा तरीका हो तो कितनी सुंदर शादी होगी, कितनी दुआएं मिलेगी आपको। आप शादी में जिनको भी इनवाइट करते हैं वो सब आपके हाई प्रोफाइल गेस्ट होते हैं, सब भर्ती पेट के होते हैं, किसी को खाने की कोई लालसा नहीं होती है। उल्टे वो आते हैं आपकी पार्टी में कुछ ना कुछ नुक्स निकाल के जाते हैं कि ये पार्टी में तो ये कमी थी, ये पार्टी में तो ये कमी थी। भले ही आप कैसी पार्टी कर दो, कितनी सुंदर पार्टी कर दो। तो मैं एक विचार, मेरे एक दिमाग में एक चीज है, क्या शादी हम ऐसे कर सकते हैं? सपोज हमने 25% खर्चा अलग करके रखा, 10 लाख की शादी 2.5 लाख रुपया हमने अलग कर दिया। 2.5 लाख का क्या करेंगे? मैं करना कुछ नहीं है, 2.5 लाख खर्च करना है। आपकी शादी का 10 लाख का टारगेट, आप आराम से 10 लाख रुपया खर्चा कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खर्चा करने का तरीका थोड़ा सा अलग करते हैं। हमने जितने खर्चे करने हैं उसमें से सबसे 25% खर्चे कम कर दिए। हम 5 स्टार होटल में शादी करने वाले थे, हमने 3 स्टार होटल में शादी करने का सोच लिया। हम कोई बड़ी रिजॉर्ट में शादी करने वाले थे, हमने उससे थोड़ी सी छोटी रिजॉर्ट ले ली, हमारा खर्चा कम हो गया। हम जहां 100 डिश बनाने वाले थे उसकी जगह में हमने 75 डिश बना ली, 50 डिश बना ली। खाते तो लोग उतना ही है, खाने वाला तो 5, 7, 10 डिश ही खाता है, बाकी तो टेस्ट करे यदि सब डिश को तो सारी डिश टेस्ट ही नहीं कर पाएगा। आजकल तो इतनी डिश होती है। तो 25% हम कैसे भी मिला जुला करके खर्चा कम करते हैं। जिस दिन आपका गीत सम्मेलन है उस दिन आप की शादी में जो 25% खर्चा बचा है उसका कुछ खर्चा, सपोज 50% खर्चा आप कोई ऑर्फेन हाउसेज, ओल्ड एज होम, उनके यहां जाकर के उस दिन, सपोज शाम का आपका खाने का प्रोग्राम है तो सुबह का खाना अच्छा वैसे ही जैसा हम पार्टी में दे रहे हैं उस टाइप की सुंदर, उतना नहीं बनाइए आप, सुंदर डिशेज बनाइए। एक प्लेट, एक अच्छी थाली जिसमें स्वीट्स भी हो और नमकीन भी हो, सब कुछ हो, ले जाके हम ऑर्फेन हाउसेज में नहीं खिला सकते? क्या हम ओल्ड एज होम में जाकर के दूल्हा दुल्हन के हाथों से उनको नहीं खिला सकते? देखिए आप ऐसा करके आपको कितनी दुआएं मिलेगी, उन बच्चों की कितनी दुआएं मिलेगी, उनका खुशी का चेहरा, खाते हुए उनका जो चेहरा होगा खुशी का, वो देख के शायद आपकी आंखों से आंसू आ जाए। वो माता पिता जिनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है, जिनको 2 टाइम की रोटी, वही सेम रोटी, वही दाल भात रोटी मिलती है, उनको जब आप डिशेज ले जाके, ऐसे भी ओल्ड एज, एक एज के बाद में कहते हैं वो बच्चा, बूढ़ा बच्चा हो जाता है, तो उनको ले जाके जब आप वो डिशेज खिलाएंगे उनको कितना सुकून मिलेगा, वो कैसे आपको दुआएं देंगे आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा करके देखिए एक बार। उसके बाद में जिस दिन फेरा है, जिस दिन आपकी मेन पार्टी है, जिस दिन रिसेप्शन है, उस दिन आप एक टाइम में उन नीडी पर्सन्स को बुलाइए जिनको दोनों टाइम का खाना नहीं मिलता है, उन बेगर्स को बुलाइए जिनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है।
कहने का मतलब एक दरिद्र नारायण टाइप का बोझ आपकी पार्टी सामने है, आप सुबह में एक दरिद्र नारायण टाइप का बोझ करके रखिए, उसमें भी वही डिशेज बनाइए, उसमें भी सुंदर सुंदर खाने का अच्छा इंतजाम कीजिए और उनको खिलाइए। उनसे जो दुआएं मिलेगी आपके बच्चों को, आपकी लड़की को, आपके लड़के को, आप सोच नहीं सकते। एक बार आप कल्पना करके देखिए कि यदि हम ऐसी शादी करते हैं, यदि हम उनको बुला के खिलाते हैं तो कैसा रहेगा। कितनी दुआएं मिलेगी मेरी बेटी को, कितनी दुआएं मिलेगी मेरे बेटे को। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? शायद कर तो सकते हैं, हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। यदि सब शादियां एक फिक्स एक अमाउंट उन आदमियों के लिए, उन नीडी पर्सन्स के लिए निकाल करके उनको भी पार्टी दे, उन बच्चों को भी पार्टी दे जो अनाथ है, उन ओल्ड एज होम के ओल्ड एजेड पर्सन्स को भी वो पार्टी दे, उन नीडी पर्सन्स, उन बेगर्स को भी वो पार्टी खाना खिलाए, तो वो भी तो कम से कम एक अनुभव करेंगे कि पार्टी कैसी होती है। उन बेचारों ने तो कभी अपनी जिंदगी में पार्टी एंजॉय नहीं की। क्या हम उनको एक खुशी नहीं दे सकते हैं? हमारा खर्चा तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा, हमारे जो टारगेट में था वही तो खर्चा हमने किया। थोड़ी सी, बस थोड़ी सी सोच की जरूरत है। इसके बाद में बच्चों को हनीमून भेजना है। मैं नहीं कहता हनीमून में मत जाइए, जाना जरूरी भी है। एक दूसरे को पहचानेंगे, साथ में रहेंगे तभी तो एक दूसरे को पहचानेंगे। लेकिन हमारी हनीमून का पैकेज यदि 15 दिन का है, हम क्या 10 दिन का नहीं कर सकते, एक सप्ताह का नहीं कर सकते उसको। उसमें भी हम यदि 50% पैसा बचा लेते हैं, उस 50% पैसों का हम कुछ ऐसी जरूरी सामान, जरूरी चीजें हम खरीद करके ऑर्फेन हाउसेज में, ओल्ड एज होम में नहीं दे सकते हैं, जहां उनकी जरूरत पूरी होगी। अब हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे क्या करेंगे? 15 दिन जाएंगे, घूम फिर के आ जाएंगे, एल्बम बन जाएगा वही, और फिर उनको रख दिया जाएगा। शायद 2, 4, 5 साल में या साल भर में या 5-7 साल में कभी उनको खोल करके देख ले, या कहने के लिए रहे कि हम यहां घूमने गए थे। बस एक मेमोरी रह जाएगी। तो वो तो 10 दिन में भी हो जाएगी आपकी मेमोरी, 5 दिन में भी हो जाएगी वो मेमोरी। क्या हम उन गरीबों के बारे में अपना कुछ नहीं सोच सकते? क्या हम उनकी दुआएं नहीं ले सकते? शायद उनकी दुआएं हमारे इतने काम आए कि हमारा वैवाहिक जीवन, हमारे बच्चों का वैवाहिक जीवन उनकी दुआओं से फल फूल जाए, उनकी जिंदगी सुधर जाए। आज तो हम क्या करते हैं? हम पार्टी में ऐसे उन गेस्ट को बुलाते हैं जो शायद पार्टी में आपके ब्राइड और ग्रूम, लड़का और लड़की दोनों को भी आशीर्वाद देने तक की उनको फुर्सत नहीं रहती है। वो तो आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। आए 2-4 गेस्ट, 5 गेस्ट आपस में मिलकर के एक झुंड बनाते हैं, आपस में ही बात करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, शादी से कोई लेना देना नहीं है। आपने बुलाया है, उनको खाने के लिए जाना है, वो जाएंगे, जाकर के और खाना खाया, इधर खाना खाया, उधर चल दिए। लड़का लड़की की शादी हुई नहीं हुई, लड़के लड़की कहाँ है, कैसे हैं, लड़के वाले हैं तो यहां तक नहीं देखते लड़की कैसी दिखती है, लड़की वाले हैं तो वो ऐसे नहीं देखते कि लड़का कैसा दिखता है। तो हम ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं जो हमें आशीर्वाद देने नहीं आते, हमारे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने आते हैं। कई तो ऐसे आते हैं गेस्ट जैसे हमारे ऊपर एहसान जता रहे हैं, आपकी पार्टी में आकर के आपको एहसान दिला रहे हैं कि हम आए हैं। वही आप उन नीडी पर्सन्स को, उन ऑर्फेन हाउसेज में से, उन ओल्ड एज होम में से उनको यदि खिलाएंगे, उनको यदि पहनाएंगे तो उनकी दुआएं कितनी लगेगी, आप सोच नहीं सकते। एक बार ऐसा करके देखिए, बिना शादी के ही करके देख लीजिए।
एक साल आप अपना बर्थडे मत मनाइए, और बर्थडे का जो खर्चा आपका 1,50,000 रुपया करना है, वो आप एक बार उन पे करके देखिए, आपको कितनी दुआएं मिलेगी। और मेरी गारंटी है, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि एक बार आपने ऐसा कर लिया तो आप हर बार करेंगे, हर बर्थडे पे करेंगे, हर मेरी एनिवर्सरी पे करेंगे, क्योंकि उनकी दुआएं खाली नहीं जाती। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें तो शोबाजी करनी है। अरे कीजिए ना, किसने मना किया आपको शोबाजी करने के लिए? लेकिन वो शोबाजी में से थोड़ा सा निकाल करके यदि हम ऐसा कर लें तो कितना सुंदर होगा। क्या हम ऐसे शादी नहीं कर सकते? शायद कर सकते हैं, लेकिन कभी हमने इस बारे में सोचा नहीं। मैंने इसमें वीडियो में 3 पॉइंट उठाए। लड़की वालों को लड़का कैसा चाहिए, उसका परिवार कैसा चाहिए। लड़के वालों को बहू कैसी चाहिए, उनका परिवार कैसा चाहिए। दोनों विरोधाभासी स्थिति है। इसके बारे में सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट कीजिएगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या यह विरोधाभासी स्थिति नहीं है? तो हमें इसको सुधारने की जरूरत है। 2 नंबर में मैंने ये उठाया पॉइंट कि शादी में जो खर्च कर रहे हैं उसमें से कुछ एक अंश बचा करके हम वो गरीबों को दे जिनको जरूरत है, उन जरूरतमंदों को दे जिनको उनकी जरूरत है, और हमारी शादी से कुछ एक पैसा बचा करके और उन नीडी पर्सन्स के ऊपर खर्चा करें। मैं सोचता हूं कि आगे जो भी आदमी, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो जरूर एक बार अपनी शादी, अपना बर्थडे, अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाने से पहले सोचेगा उन नीडी पर्सन्स के बारे में जो जरूरतमंद है, जिनको जरूरत है। इसके अलावा आजकल शादी होते ही हनीमून में जाते हैं। पहले क्या था? पहले मतलब हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, उनकी शादी हुई थी तब क्या करते थे? जैसे ही शादी हुई, दूसरे दिन तीसरे दिन मंदिर में जाना, बड़ों के पांव छूना, यह संस्कार मेरे हिसाब से हमें फिर एक बार लाना चाहिए। हमें आज शादी हुई, कल हम उनको हनीमून मनाने भेज देते हैं। 15 दिन, 20 दिन, महीना भर बाद वो आते हैं, तब हम कहीं किसी को याद करते हैं, तब तक तो सारे गेस्ट जो आपके आए हैं सारे अपने अपने घर चले जाते हैं। तो क्यों नहीं हम पहले अपने मंदिरों में जाएं, उनके दर्शन कराएं, उसके बाद में जो बड़े हैं, जो आए हुए हैं, जो गेस्ट हैं, उनके सबके आशीर्वाद लें। ये शादी के बारे में मेरे थोड़े से छोटे से विचार थे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। आगे आप किस टाइप का वीडियो पसंद करेंगे, मेरे से किस टाइप के टॉपिक पे वीडियो पसंद करेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।